हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के हम लोग पार्ट 1 को पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भारत में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इनके क्या क्या कारण थे, गांधी जी का राजनीति में पदार्पण हुआ और किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। तो गांधी जी का राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि दांडी मार्च का शुरुआत जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था उस कैसे हुआ था। तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। और 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा की थी। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पदयात्रा के पश्चात ये 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। तो इस आंदोलन के कार्यक्रम इस प्रकार था कि हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना चाहिए, छात्र स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, वकील अदालत छोड़े और सरकारी कर्मचारी पद त्याग करें, हर घर में लोग चरखा काटे और सूद बनाए। और लास्ट में था कि इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हम पूर्ण स्वराज को प्राप्ति हो सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, जो लास्ट था वो सबसे इंपॉर्टेंट था कि इन सभी कार्यक्रम में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। तो नमक सत्याग्रह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था कि एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इस रस्म को पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में आरंभ हो गया। तो सबसे पहले है कि तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की। त्रिचनापल्ली एक जगह का नाम है और वेदारण्य भी एक जगह का नाम है। तो त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की थी किसने? सी राजगोपालाचारी ने। मालाबार में के कलप्पन ने कालीकट से पोथान्नूर की नमक यात्रा की। मालाबार में किन्होंने यात्रा की थी? के कलप्पन ने कालीकट से पोथान्नूर तक। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया और यहाँ हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धरसना में हुई। यहाँ सरोजिनी नायडू, इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, जिस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। बंगाल में क्या हुआ था कि चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। गुजरात के विभिन्न तालुकों में करबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ और असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। तो कनिंघम सर्कुलर जो कि बहुत कुख्यात था वो कहाँ पे था? असम में। और इसके विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। मणिपुर एवं नागालैंड में रानी गैडिन्ल्यू ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। बिहार में आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिलों की स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यावासिनी देवी ने आगे बढ़ाया और गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन चलाया। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है और जगह का भी नाम है, तो ये आपको याद रखना है कि सिवान जिले में किसने चौकीदारी कर का विरोध किया? गंगा प्रसाद राय ने किया। और यह आंदोलन कहाँ कहाँ तक फैला? भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है कि छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और उन्होंने नंगा हड़ताल किया। तो ये कहाँ हुआ था? छपरा जेल के कैदी।
विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिलों की स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था और इसमें जो है कि दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो श्रीमती हसन इमाम और जब उसके बाद विंध्यवासिनी देवी। और गया में जो है, गया में यही आंदोलन था कि चंद्रावती देवी ने चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन किया। तो यहाँ पे 3 महिला का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी। इसने क्या था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार पटना में किया था और गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर विरोध में आंदोलन किया था। अब गांधी इरविन पैक्ट क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। गांधी जी निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था। अतः 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। तो क्या हुआ यहाँ पे कि गांधी जी ने दोबारा सविनय आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु क्या हुआ कि पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था। अतः 1934 ईस्वी में आंदोलन को पूरी तरह से वापस लिया गया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरीके से कब समाप्त किया गया, कब वापस लिया गया। तो इसका डेट होगा 1934 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो था कि 5 मार्च 1931 को जब गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, इसकी धार कम पड़ गई थी। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला पार्ट था। और 1934 में जिस आंदोलन को समाप्त किया गया वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड पार्ट था। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या परिणाम हुए? तो पहला था कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया और इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन एवं अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। दूसरा कारण था कि इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्गों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं जो है व्याप्त हुई। तीसरा कारण था कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। चौथा कारण, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। पांचवा कारण था कि इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जो कि पूर्व आंदोलनों में अनुपस्थित था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना संगठन को एक नया रूप प्रदान करता है। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका था। नेक्स्ट कारण क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया था। इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। पहली बार ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को एक नया आयाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना व्याप्त थी। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बन गया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति जो है तेज हो गई थी और अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दो आंदोलन हो गए थे और इस आंदोलन के फलस्वरूप भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को भी एक नया आयाम मिला था और अंग्रेज जो उनके खिलाफ शोषणकारी नीति अपनाते थे, इसके कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना जो है व्याप्त थी और उनका विरोध भी एक आंदोलन का रूप लेने लगा था और यही सब घटनाक्रम आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी अंग बन गया। तो अब पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो किसान आंदोलन में क्या हुआ था कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों की मृत्यु हो रही थी। 1876 से 78, 1896 टू 97 और 1899 टू 1900, ये 3 पीरियड जो था, 3 टाइम पीरियड, इसके बीच भीषण दुर्भिक्षों से ये स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़क भूमि कर नीति का क्या फल होता है। तो दुर्भिक्ष मतलब अकाल होता है और ये इसका जो ये 3 पीरियड में जो अकाल हुआ था, इस
का जो वजह था, कारण था, रीज़न था कि उत्पीड़क भूमि करनी थी, जो अंग्रेज शोषण करके, उत्पीड़न करके कर लेती थी, तो इसका क्या परिणाम होता है। भारत में भिन्न-भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न टेनेंसी एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद प्रारंभिक 20 लगभग 15 से 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। हालांकि कांग्रेसी अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे, परंतु जब महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया, वे इस प्रकार थे। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उसके प्रारंभिक 20 वर्षों तक ये किसानों पर इतना ध्यान नहीं दे पाए थे, परंतु जब महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ तो उन्होंने किसानों और पिछड़ों पर ज़्यादा महत्व दिया और इसी के कारण किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। तो सबसे पहला जो घटनाक्रम था गांधी जी के जीवन में, वो था चंपारण आंदोलन 1917। बंगाल तथा बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय थी और विशेषकर बिहार के नीलहे गोरो तथा तीन कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। क्या था कि नीलहे गोरो तथा तीन कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, ये जो पॉइंट है, क्योंकि इसको लगभग हजारों दफ़ा हजारों एग्जाम्स में पूछा गया है कि कितने बटे भूमि पर नील की खेती करनी होती थी या तीन कठिया व्यवस्था क्या होता था। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी जिसमें नील की खेती, जिसमें किसान जो था नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे क्या होता था, नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। यद्यपि 1908 ईस्वी में तीन कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और ये राशि जो है बहुत ही कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में भी अत्यधिक वृद्धि कर दी थी। तो किसानों पर इस तरह से अत्याचार हो रहा था और नीलहों के इस अत्याचार से चंपारण के किसान जो थे त्रस्त थे। और इसी समय 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इसका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया। तो आपकी जो बीपीएससी ट्री 2.0 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी का जो ध्यान आकर्षण किस अधिवेशन में कराया गया था, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उस समस्या की ओर गांधी जी को आकृष्ट कराया गया था। जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण जिला कार्यालय में पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जनशांति के लिए खतरा समझा गया और सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर जिला न्यायालय को आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे दी गई। इसी क्रम में गांधी जी पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा। गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी के मतलब गठन गांधी जी के दबाव पर किया गया था, है ना, सरकार ने किसके दबाव पे किया था, तो ये इसका आंसर होगा गांधी जी। और गांधी जी इसके मेंबर थे या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो गांधी जी इस कमेटी के सदस्य थे और इस कमेटी की सिफारिश क्या थी कि तीन कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दी जाए और साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिया जाए जो कि किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए जो असूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी थी, उसका 25% किसानों को लौटाया जाए और कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। तो इसमें क्या था कि जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जाती थी उसका 25% जो है किसानों को लौटाया जाए और कमेटी इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किसने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसमें से कोई 2 या 3 नाम दे देगा और उसमें चुनना पड़ेगा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद।
स्थानीय महाजनों और गांव के मुख्तियारों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया। चूंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों सत्य और अहिंसा को आधार बनाया, इसीलिए इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। अब खेड़ा आंदोलन क्या था कि देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी थी कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़का रहे थे। सरकार के आरोप निराधार था तथा 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने एक सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक जारी रहा। और इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार की दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफी बदली और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। तो 22 जून 1918 को क्या होता है कि खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी और 1 महीने बाद ही इस सत्याग्रह का समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई थी। इस सत्याग्रह के द्वारा क्या होता है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों ने अंग्रेजों की शोषण मूलक कानूनों का विरोध करने का साहस जगा। अब है मोपला विद्रोह। ये कब हुआ था? यह भी 1917 में हुआ था। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार या खेतिहर थे जो इस्लामी धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी या नायर जो थे वो भूस्वामी या उच्च जातीय हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। 19वीं सदी में मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे। इससे उत्पन्न असंतोष किसानों ने जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी। यहाँ पर मोपाल लिखा हुआ है, पर अधिकांश जगह में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मोपला ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको मोपला उच्चारण कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि मोपला विद्रोह में उत्पन्न असंतोष ने किसानों एवं जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी, जो दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक हिंसा में भी परिवर्तित की गई। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधार की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों के एक धार्मिक नेता जो थे अली मुसालियार ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई और दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार इस विद्रोह को दबा दिया गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था कि फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तो फरवरी 1928 में कहाँ पे बारदोली जो था एक गुजरात के सूरत जिलों के एक बारदोली तालुक में लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जगी थी। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिश से किसान असंतुष्ट थे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इस समय में यह सिर्फ वल्लभ भाई पटेल ही थे और इसी आंदोलन में ही उनको सरदार का टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई और सरदार कहलाए गए। उन्होंने किसानों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरदार वल्लभ भाई का चित्र है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी इस भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुई और के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी के आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया गया। फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि बारदोली सत्याग्रह को समर्थन करने के लिए बम्बई में जो है एक रेलवे हड़ताल हुई थी और के.एम. मुंशी और लालाजी नारंग ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद के लोग सदस्य थे। कौन? के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी। तो उन्होंने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। और उस टाइम पे क्या था कि ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में सरकार को नई जांच समिति का भी गठन करना पड़ा और जिसमें इस वृद्धि को जो है अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार को जो है अंततः कमी करनी पड़ी और इस प्रकार ये जो आंदोलन सफल ढंग से संपन्न हुआ। किसान सभा का संगठन। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी आभास कराया। और जब ये शक्ति का आभास हुआ तो क्या हुआ कि 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का संगठन हुआ। तो कब हुआ? 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, परंतु इसे
अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ये सहजानंद सरस्वती का चित्र है। तो 1920 में कहाँ पे, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान सभा का गठन हुआ था। और बिहार में कब हुआ था कि 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने किसान सभा का गठन किया था। परंतु इसको अधिक व्यापक और शक्तिशाली आधार 1928 में जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में इसको नेतृत्व प्रदान किया, और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा का जो है विधिवत स्थापना की गई। और इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को बल मिला। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, और उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन आरंभ हुआ, जिससे कांग्रेस 1937 के अधिवेशन के प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया, और इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्र आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गया। मजदूर आंदोलन। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा, और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्य अम्भचर, क्या पढ़ेंगे इसको, सुब्रमण्य अम्भचर ने मजदूरों की यूनियन के गठन की बात कही, तो और दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग का महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने को रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई थी। तो यहाँ पर क्या गया था कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्य अम्भचर ने मजदूरों के यूनियन की गठन की बात कही, और दूसरी ओर क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। परंतु सन 1917 में जब अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूर शहर छोड़कर जाने लगे, तो उनको रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की, और जैसे ही महामारी समाप्त हुआ तो उसकी जो वेतन थी उसको भी समाप्त कर दिया गया, जो वेतन में वृद्धि की तो उसको भी समाप्त कर दी गई थी। इससे मजदूर क्या हो गया, असंतुष्ट थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। गांधी जी ने मजदूरी की मांग का समर्थन किया, मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया, अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया, और इसकी दर जो है 35% निर्धारित की गई। तो बोनस को जो है कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया, 35%। और सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। तो 1917 में जो रूसी क्रांति भी हुआ था और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना ऐसी घटना थी जिसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। और इसका प्रभाव पड़ने से क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1920 को, डेट इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो कांग्रेस पार्टी का ही जो था कि एक पार्ट था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना की गई थी। और CR दास जो थे ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांगों का समर्थन किया जाए। कालांतर में जो वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलनों को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। और इसी क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो मेरठ षड्यंत्र के नाम पर कब मुकदमा चलाया गया, टाइम पीरियड क्या था, मार्च 1929, है ना। और इसमें शामिल कौन लोग थे, वामपंथी नेता। और इसी बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे आरंभ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा, लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों में यह विभाजित हुआ। तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे पढ़ा ना हम लोगों ने कि 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो अब 1931 तक आते आते ये 3 पार्ट में विभाजित हो गया। तो पहला तो था कि वो ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वही था, और दूसरा था कि हिंद मजदूर संघ, और तीसरा था यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावधान मजदूरों का समर्थन जारी रहा। अब पढ़ेंगे हम लोग जनजातीय आंदोलन के बारे में। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थायी तत्व
बने रहे थे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में भी अशांति थी, जहां 1916 में विद्रोह हुआ। तो क्या हुआ कि रंपा प्रदेश था, वहां पे कब विद्रोह हुआ? 1916 में। और इसमें जो था कि 1922 से 24 ईस्वी में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। तो जो रंपा विद्रोह था उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेता कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। तो इसका कारण क्या था कि साहूकारों द्वारा शोषण, झूम की खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ रखा था। तो क्या था कि जो झूम की खेती जमाने से चले आ रहे थे और चराई संबंधी अधिकारों पर वन विभाग ने जब रोक लगा दिया, तो श्री राजू के नेतृत्व में जो था जनजाति लोगों ने छापामार युद्ध छेड़ रखा था। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफी धन एवं सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अंततः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिए गया और उन्हें गोली मार दी गई। और सितंबर 1924 ईस्वी में जो है विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया गया। तो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में हुई थी और 6 मई 1924 को राजू के गिरफ्तार होने के बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई और सितंबर 1924 में विद्रोह का संपूर्ण दमन कर दिया गया। नेक्स्ट है कि उड़ीसा की सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था और यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ था, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहंडी और बस्तर तक फैल जाएगा। अतः अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया और खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किए जाने लगे। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह ने छोटनागपुर क्षेत्र के उरावों में के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया था। परंतु यह आंदोलन अहिंसक था, जो 1914 से 1920 तक चला। इसका नेता जो था वो जतरा भगत था और इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों पर विशेष बल दिया गया, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्य से दूर रहने की बात की गई थी। तो खोंड विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? कहाँ शुरुआत होता है? उड़ीसा के सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में। और इसको है बहुत जल्द ही निरसंसकता पूर्वक जो है अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया था। और इसी तरह एक छोटनागपुर में भी आंदोलन भड़का था, जिसे ताना भगत आंदोलन भी कहते हैं। और ये कब चला था? जिसे 1914 से 1920 तक था और इसका नेता जो था वो जतरा भगत था। और इस ताना भगत जो था आंदोलन, उसका इंपॉर्टेंट क्या था कि एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा तथा आदिवासी नृत्य से दूर रहने की बात की गई थी। 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी काफी अच्छा प्रभाव जनजातियों पर पड़ी थी, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। 1917 में मयूरभंज में संथालों ने एवं मणिपुर के थोडोई कुकियों ने भी विद्रोह कर दिया था। 2 वर्षों तक छापामार युद्ध चलता रहा। इसमें पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों को सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था, तथा सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की शिकायतें भी प्रमुख कारण सिद्ध हुए। तो क्या थे? पोथांग प्रथा क्या था? जिसमें मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने तथा आदिवासियों को बाध्य किया जाता था। बिना मजदूरी के अधिकारियों का सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था। इसी को क्या कहते हैं? पोथांग प्रथा। और इसी के विरोध में क्या होता है कि 1917 में मयूरभंज के संथालों एवं मणिपुर के थोडो कुकियों ने विद्रोह किया था। 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी गई और इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी। अब पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई थी। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी और इसके स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा एवं गति मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कुछ डेट्स दिए गए हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1868, मतलब मैं लिख के बता रही हूँ, 1868 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और इंडियन एसोसिएशन 1876, पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग की स्थापना 1875 और मद्रास महाजन सभा 1884। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि हालांकि
क्या था कि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्रों के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलनों, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर भी कई संगठन स्थापित हो चुके थे। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया। प्रारंभ में यह आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति से प्राप्त होने लगी। इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था और साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का भी भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था। तो इसका विरोध कौन कर रहा था? इंडियन एसोसिएशन। किसका किसका विरोध कर रहा था? रेंट बिल का और लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस यानी कि जो वर्नाकुलर एक्ट था और आर्म्स एक्ट था। इसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा था। यद्यपि अभी भी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रशस्ति का काम किया। उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए एल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। अतः 1883 में के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। किसने बुलाया? 1883 में दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के जो सचिव थे, तत्कालीन सचिव आनंद मोहन बोस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया और इसका उद्देश्य क्या था कि बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि ए ह्यूम के नाम से जाना जाता है, इस दिशा में अपना प्रयास शुरू किया और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। और इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे और इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी का भी समर्थन प्राप्त था। अतः 25 से लेकर 28 सितंबर तक 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया। तब यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार 28 दिसंबर 1885 को हुआ और यहीं इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसका जो शुरुआती नाम था 1884 में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था और फाइनली इसका नाम 18 दिसंबर 1885 को क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया, यानी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। और यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया था, जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। और इस बैठक की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी और कुल 72 मेंबर्स 72 सदस्य जो है इसमें शामिल हुए थे और जिसका प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार था। पहला तो था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना का प्रयास करना। दूसरा, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना। तीसरा कारण था राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। चौथा था महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंधों में प्रमाणों का लेखा तैयार करना। पांचवा था प्रार्थना पत्रों तथा स्मार पत्रों द्वारा वायसराय एवं काउंसिल से सुधारों हेतु प्रयास करना। इसी तरह कांग्रेस का प्रारंभ उद्देश्य शासन में सिर्फ सुधार लाना था और सन 1905 ईस्वी में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे और 1907 में इसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमजोर पड़ गई और गांधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रमुख भूमिका अदा की। अब हम लोग पढ़ेंगे वामपंथ या कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। तो वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में जो पहला नाम था मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्लाह, गुलाम हुसैन आदि नाम प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू किया था, परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ और उसी समय 1920 ईस्वी में M.N. राय, जो मानवेंद्र नाथ राय थे, ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो M.N. राय ने कहाँ स्थापना की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1920 में। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिप कर काम कर रहे थे। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला। साथ ही वे लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे और इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार इन लोगों का दमन शुरू कर दिया था।
पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाए गए थे। तब साम्यवादी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला क्योंकि सरकार द्वारा लाई गई पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसी पारित नहीं होने दिए थे। यह कानून कम्युनिस्टों के विरोध में था। इस तरह साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था और दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। तो दिसंबर 1925 में क्या हुआ था कि सत्यभक्त नामक एक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि अब तक कई मजदूर संघों का गठन हो चुका था और 1920 में AITUC की स्थापना हो गई थी, परंतु 1926 में इसका विभाजन हो गया और 1929 में MN जोशी ने AITUF का गठन किया था और इस तरह वामपंथ का प्रसार मजदूर संघों पर भी बढ़ रहा था। इसी समय किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। तो यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख व्यक्ति थे जिनको क्या था कि जिन कांग्रेसियों पर साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था। अतः अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने कर दिया, फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुसंगी ही थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादी ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपति एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दलों का भी आलोचना करना शुरू कर दी जो कांग्रेस से अपने संबंध तोड़ लिए थे। ये वो दौर था जब समाजवादी अपने को इससे अलग नहीं रख पाए और साम्यवादियों के कारण ही जो है कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा, जिसकी एक परिणति सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रूप में हुई थी। मुस्लिम लीग 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था और इसी विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर है कि भारत में जहां धार्मिक एवं जातीय विभाजन काफ़ी कठोर है, वहां दोनों संप्रदाय को आमने सामने खड़ा कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है और यहीं फूट डालो और शासन करो की राजनीति जो है चरम परिणति थी। यही कारण था कि 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसों को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया और साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इन सब बातों से क्या हुआ था कि मुसलमानों में भी ये भाव पैदा कर दिया कि कांग्रेस जो है हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती थी और इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी क्योंकि कुछ मुस्लिम संभ्रांत लोग भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। अतः मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिनमें जो प्रमुख नाम थे उनमें से पहला कि अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां अग्रगण्य थे। सर सैयद अहमद खां ने 1877 में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया और सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल को बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया। साथ ही मुसलमानों को समझाया गया कि ये विभाजन उनके हित में है, परंतु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था और सरकार की इस नीति का हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर इतना कड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन जो है वापस ले लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर सके। इस नीति पर लॉर्ड मिंटो ने अमल करना शुरू किया और अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ एवं अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवाल्ड के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात कही। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मिंटो के जो निजी सचिव थे वो कौन थे? डनलप स्मिथ थे और अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे? आर्कवाल्ड थे। और उन्होंने क्या किया था कि जो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात करने लगे थे और इसी परिप्रेक्ष्य में नवाब मोहसिनुल मुल्क ने 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में मिले और इसी तरह आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली।
उसके बाद क्या हुआ कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव किया और इसका सम्मेलन ढाका में 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया था। तो जो मुस्लिम लीग है उसका सब पहला नाम क्या था? कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव किया गया था और इसका जब सम्मेलन रखा गया 30 दिसंबर 1906 को, तो उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया और एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ी। इस मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी उसमें मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित अनुपात में स्थान दिलाना एवं न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमानों को जगह दिलाना था। विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडल बने एवं काउंसिल की नियुक्ति में मुसलमानों के हितों की सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेज ने इस घटना को युगांतकारी मानते हुए कहा था कि हमने लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है। इसी को पुख्ता करने के लिए 1909 में सुधार अधिनियम में आंशिक रूप से मुस्लिम हितों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। सन 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया और राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं यथा हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर किचलू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मजहरुल हक आदि को कांग्रेस के साथ मिलाकर कांग्रेस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। विभिन्न चुनावों में मुस्लिम लीग को उचित सफलता नहीं मिलना यही प्रमाणित करता है कि लीग का आधार मुस्लिम जनता में बहुत व्यापक नहीं हो पाया था। कांग्रेस ही देश में नेतृत्व देने वाली एकमात्र पार्टी थी और आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर शासन में अलग प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधि क्षेत्र की मांग रखनी शुरू की, जिससे भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव गया अधिवेशन में लाया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया था। तो क्या हुआ था कि गया अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इनका विचार था कि कांग्रेस में रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभा एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा कर सकता है। तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस के पद त्याग दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। हालांकि स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे, परंतु इनके रास्ते थोड़े अलग थे। वे भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे और ये लोग 1919 के सुधार अधिनियम में सुधार या उसका अंत चाहते थे। धारा सभाओं में प्रवेश कर कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना चाहते थे। ये धारा सभाओं में जाते एवं विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। इसकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पदत्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। हालांकि स्वराजवादी अपने प्रारंभिक नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी हद तक सफल रहे तथा बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना, 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना, परंतु जैसे ही CR दास की मृत्यु हो गई उसके बाद केलकर एवं पुपुल जयकर जैसे नेताओं ने सरकार के सहयोग का रास्ता चुना। और यही वह समय जब स्वराजवादी हिंदू थे वो राष्ट्रवादी नेताओं के करीब हो गए, क्योंकि चुनाव में हिंदू संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता था और बनारस जैसे स्थानों में तो स्वराज दल एवं हिंदू महासभा में कोई फर्क ही नहीं था। यही कारण है कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेना पड़ता था। और हालांकि स्वराजवादी अपने प्रारंभिक नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी हद तक सफल रहे और यथा बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना, 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना आदि था। परंतु CR दास की मृत्यु के बाद जो थे केलकर एवं पुपुल जयकर जैसे नेताओं ने सरकार से सहयोग का रास्ता चुना और यही वो समय था जब स्वराजवादी हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के करीब हो गए, क्योंकि चुनाव में हिंदू संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता था। बनारस जैसे स्थानों में तो स्वराज दल एवं हिंदू महासभा में कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। यही कारण है कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेना पड़ता था। संभवतः अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक नहीं टिके रहने एवं सांप्रदायिकता से अपनी दूरी नहीं रहने के कारण ही स्वराज दल 1926 तक पंगु होकर सीमित हो गया।
आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। आरएसएस का अर्थ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी मुख्य अवधारणा हिंदू हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की थी, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। और ऐसा नहीं है कि यह पार्टी एकाएक उभर कर सामने आई थी, बल्कि इसके स्वरूप तो पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। और इसी काल में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई, जिसके तहत हिंदू परंपराओं का पक्ष पोषण एवं महिमा मंडन करना सम्मानजनक माना गया। इसका प्रभाव तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों में भी नजर आता है। हालांकि 1830 ईस्वी में ही कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू कर दिया था, परंतु 1874 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, और यही हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रारंभिक दौर था। इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात कही जा रही थी तथा हिंदू धर्म के सनातन रूप को स्थापित किया जा रहा था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्य अवधारणा क्या था, हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 में। और क्या हुआ था कि 1830 में जब कलकत्ता में राधाकांत ने धर्म सभा के स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया था, तभी इसकी नींव पड़ी थी। और जब 1874 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की लौटो का नारा दिया, तो ये हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रारंभिक दौर था। और इसी काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात कही जा रही थी और हिंदू धर्म के सनातन रूप को स्थापित किया जा रहा था। दूसरी तरफ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10-15 वर्षों के कार्य से युवा नेता संतुष्ट नहीं थे और उग्र रूप अपनाना चाहते थे, और इनमें राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसमें बाल पाल लाल जो थे ये मुख्य थे, और अन्य नेता भी जो है इसी राह पर चल दिए। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि तत्कालीन भारतीय समाज जो था वो धर्म भीरू समाज था, और धार्मिक उदाहरणों से आम जनता को आसानी से समझाया और जगाया जा सकता था। और इसी समय क्या होता है कि 1909 में लाला जगत राय के सहयोगी लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा। तो लाला जगत राय जो थे वो एक अन्य व्यक्ति थे, और उनके सहयोगी जो थे वो लाला लालचंद थे। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है और भारतीय बाद में। अब हिंदू धर्म के रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से संगठित होने लगे थे, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित किया गया। तो हिंदू महासभा को क्या हुआ था कि 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में स्थापना की गई थी। परंतु गांधी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्ष की सांप्रदायिक पार्टियां जो है नेपथ्य में चली गई, और असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया गया। तब पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध पैदा हुआ, और सांप्रदायवाद की हवा एक बार पुनः तेज हो गई। हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी एवं हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार करते रहे, और इसी कारण इनका प्रभाव क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा था। इसी समय बाल गंगाधर के अनुयायी जो श्री के बी हेडगेवार थे, उन्होंने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो क्या होता है कि जो बाल गंगाधर थे उनके अनुयायी थे, कौन थे, श्री के बी हेडगेवार, और 1925 में उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। अतः यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई, जिसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार उपरोक्त लिखित बातों से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों ने भारत में जो है राष्ट्रवाद को जन्म दिया। सन 1914 से 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसी समय किसान सभा एवं कई मजदूर संगठनों की भी नींव पड़ी, जिसने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत की, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गया। इसी अवधि में भारत में विभिन्न दलों जैसे साम्यवादी दल, स्वराज पार्टी एवं RSS का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गतिविधियां तेज हुई, और सन 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध गए आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति प्रदान किया। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो होता है यहीं समाप्त हो रहा है। अगर मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किया है और उसको पढ़ा है ना। और ये वीडियो बहुत लंबा है, तो इसमें बहुत मेहनत भी लगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए।